आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्लास 10 लेसन 3 धातु और अधातु। कल हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। माने 10 तक आज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। किताब निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है इसमें कि उभयधर्मी एक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी एक्साइड का उदाहरण दीजिए। आप बता सकते हैं? उभयधर्मी एक्साइड के नाम सुने हैं? याद करो। जब कोई धात्विक एक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अलग अलग क्रिया कर लेता है तो ऐसे एक्साइड को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी एक्साइड। उभय का मतलब होता है दोनों गुण पाया जाता है। दोनों का मतलब वो अम्ल से भी क्रिया कर लेगा और क्षार से भी क्रिया कर लेगा। जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आप इसके बाद अम्ल से क्रिया करा दीजिएगा HCl से तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। या केवल एल्युमिनियम क्लोराइड बना लीजिएगा, जल। इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्षार से क्रिया करा देंगे। क्षार का मतलब है OH से, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलो लिखो, लिख लो। पहले एक हेडिंग बना लेना। हम लोग 6 नंबर का आंसर लिख रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी, अच्छा ऑक्साइड तो जाने ही होंगे ना। ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। लिखो, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से आसानी से क्रिया कर ले, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद हुआ ना? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से, देखो जैसे हमारे पास का है ना अम्ल, याद है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदाहरण में आप कह सकते हैं सर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे और इसकी क्रिया एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे, इसकी क्रिया NaOH से कराएंगे। इसका नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तब बना है। जब आप क्रिया कराएंगे तब बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख रहे हैं इस कलम से AlCl3। आप प्लस जल बनाएंगे। क्या संतुलित है? देखो ना, यहाँ पे एल्युमिनियम तो 2 है, यहाँ पर 3 है। तो पहले तो एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3। पहले एल्युमिनियम को, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करते एल्युमिनियम तो सही हो गया, लेकिन क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया ना। क्लोरीन 3 दूना कितना हो गया? 6। तो इधर भी तो 6 होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, 6 से गुणा करेंगे तो 6 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 6 नो। हाँ ठीक है, 6 से गुणा कर लो। तो 6 से गुणा करोगे तो 3 से यहाँ भी गुणा कर लो कि 3 ऑक्सीजन हो जाएगा और 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है और 3 दूना 6 क्लोरीन, तो 6 क्लोरीन। नाम जानते हैं ना? इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अरे आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। ऑक्साइड लिख लेना। इसको क्या कहेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। बाकी ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं, ये जल जानते होंगे। अब इसकी क्रिया कराओ। एल्युमिनियम ऑक्साइड है और NaOH है। जब क्रिया कराओगे तो इसका बनेगा, देखो Na, जिसको कहते हैं सोडियम, एल्युमिनियम और O2
H2, इसका नाम लिखना सोडियम नहीं एल्यूमिनेट लिखना, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल लिखना H2। अब बताओ ये संतुलित है? कहोगे नहीं सर। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एल्युमिनियम है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी तो 2 करना पड़ेगा ना। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई मार दो, इसमें गुणा कर लो। ये तो बात क्लियर हो गई कि 2 एल्युमिनियम हो गया, लेकिन 2 सोडियम भी तो हो गया, यहाँ 1 ही सोडियम है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लो। अब काउंटिंग करो पूरा कितना हो रहा है। देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, देखो 2 से गुणा होगा ना, तो 2 से गुणा सोडियम में होगा, एल्युमिनियम में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा। तो 2 सोडियम तो 2 सोडियम, 2 एल्युमिनियम तो 2 एल्युमिनियम, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 यहाँ पर 5, तो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 यहाँ पर 5 और हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट। लिख लो इसको। सोडियम एल्यूमिनेट, हाँ उसको लिख सकते हैं, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। लिख लो इसको, डाक दें। तब हम लोग नेक्स्ट पर चल रहे हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, कर दे, तथा 2 धातु जो ऐसा नहीं कर सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। माने 2 ऐसे धातु का नाम लिखना है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उसको डाले तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। विस्थापित माने अलग कर दे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H होता है। और 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जो विस्थापित नहीं करे। तो देखो आप सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं ना, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील जो तत्व होगा 2 सोडियम, पोटेशियम सोडियम होता है ना। अरे पशु के माई जी वाला ट्रिक जो पढ़े थे आप, तो पोटेशियम और सोडियम वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जब क्रिया करेगा तभी तो अलग करेगा। और सोना और चांदी ये तो क्रियाशील होता ही नहीं है, तो इसीलिए वह क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। समझिए, जैसे सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, धातु का ही नाम लिखना है, धातु नहीं लिखना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब ये वाला, तो फिर इसमें हाइड्रोजन है ना, उसको अलग कर देंगे। लेकिन जो सोडियम और चाहे सोडियम कह रहे हैं, सोना और चांदी ले लोगे तो वह क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग, कम क्रियाशील हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे। चलो लिख लो उत्तर 7 का। देखो देखो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इसलिए वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेगा ना वहाँ पर HCl लिख देना, से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन सोना और चांदी, सोना का Au कहते हैं, और चांदी, चांदी को Ag कहते हैं, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। बात समझ में आ गया ना? फटाफट लिखना, टाइम मत लगाओ।
है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, माने सोना चांदी तो कर ही नहीं पाए, क्रिया करता ही नहीं, कम क्रियाशील होता है, इससे सोना और चांदी को अलग नहीं कर पाता है। जबकि पोटेशियम और सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं तो अलग कर लेते हैं। ठीक है, पूरा याद हो गया मौजवानी आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी धातु के M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटय किस प्रकार बनाएंगे? याद है आपको? एनोड बनाना है, कैथोड बनाना है, ठीक है, कोई भी धातु है उसको अलग करने के लिए। हो गया, बताएं आपको, लिख लिया सब लोग, मिटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन है? 8। अच्छा, पढ़े ना, एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघटय जिसको आप विलयन कहते हैं। हम आपको बताए थे कि हम दो धातु के छड़ लेते हैं, दो धातु को क्या लेंगे? छड़। आज दोनों धातु को छड़ को लिया करके तार के द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे? हाँ, अरे मान लें कि धातु के छड़ बात, आखिर धातु के छड़ लगाने से क्या फ़ायदा जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे नहीं तो। आप सुनो, हमेशा आप जानते होंगे कि बैटरी में एक धन होता है, एक ऋण होता है ना। आप उसको पहचान भी सकते हैं, जैसे निप्पो का बैटरी देखते हैं आप लोग, लाइट में लगा होता है, तो निप्पो का जो कोरवा निकला होता है वो धन होता है, और जो एकदम पीछे वाला चिकन होता है वो ऋण होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि मान लो धातु के छड़ ले लिए, आज तार के द्वारा जा करके बैटरी से जोड़ दिए। देखो कितना अच्छा बात बता रहा है, बैटरी से जोड़ दिए। तो जो धातु के छड़ बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? हाँ, जिस माने धातु के छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे वह कहलाएगा कैथोड। वह क्या कहलाएगा? हाँ, याद कर लो कैथोड के बारे में एकदम निश्चित रूप से कि जो धातु के छड़ बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाएगा वह कैथोड कहलाता है। अब बस इसका उल्टा होगा कि जो धातु का छड़ बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाएगा अब क्या होता है? एनोड। अब सुनिए, तो मान लो कि दोनों कैथोड एनोड जाने लो कैथोड एनोड। अरे कैथोड क्या होगा? जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे। एनोड क्या होगा? जो बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे। एक और उसमें शब्द पूछा है कि विद्युत अपघटय क्या होता है, याद है ना। तो मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि कोई विलयन हम लोग बनाते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड के विलयन बना रहे हैं, NaCl होता है ना, नमक को माने पानी में घोल दिए, नमक को पानी में क्या कर दिए? घोल दिए। तो जो नमक को पानी में आप घोल दिए तो वह नमक और पानी दोनों का जो मिला के घोले हैं उसी को विद्युत अपघटय कहा जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके घरों में लाइट कम आता है तो लोग अर्थिंग लगाते हैं, माने रॉड को ज़मीन में हिला देते हैं और थोड़ा सा वहाँ पर किनारे किनारे तोड़ देते हैं, माने माटी को हटा देते हैं और उसमें नमक और पानी डाल देते हैं। तो नमक और जो पानी डालते, कभी देखे हैं ऐसा? मैं तुम लोग क्या देखते हो यार, हमारे गांव में आके देखो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें अर्थिंग ना लगाया गया। अर्थिंग से लाइट चल रहा है, देखा कितना तेज पंखा चला, कोई हिंदुस्तान में चलता होगा कभी नहीं। तो क्या है ना कि जो नमक वगैरह डाला जाता है, नमक वगैरह वो क्या होता है ना कि हाँ वही होता है, वही विद्युत अपघटय होता है। और जो रॉड होता है वो कैथोड का काम करता है। रॉड किसका काम करता है? जानते हो क्या कैथोड कह रहा है? कहीं कि वो ऋण आवेशित होता है और जो फेस होता है वो धनावेशित होता है। बात समझ गए? तो लिखो, प्रश्न कौन ले रहे हैं आप? तो 8 के लिखो। तो पहले एक लिख रहे हैं तुम लोग कैथोड, क्या लिखोगे? कैथोड लिखो। जब धातु के छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, जब किसी धातु के छड़ को बैटरी के ध्रुव से, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, ऋण ध्रुव से, इतना सुंदर आपको बताते हैं, देख लेना, जोड़ देते हैं तो उससे क्या कहते हैं भाई? कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड। याद हो गया सबको? मान लो कि धातु के छड़ है, धातु का है छड़ है, मान लो कापर का है या मान लो कि लोहा का है या जिंक का है, जिसका इच्छा है।
अब बैटरी के ले आकर के जो माइनस वाला टर्न है उसी से जोड़ देना। ये बैटरी है और बैटरी के ऋण सिरा से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो बताओ इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड। इसका नाम लिखाना कैथोड कहते हैं। क्या कह देंगे, कैथोड। अब आते हैं एनोड। एनोड को अंग्रेजी में ऐसे लिख लेना, कैथोड को भी लिख सकते हो, तो छोड़ो अब तो लिखा गया। चलो, एनोड का होगा कि धातु के वह क्षण इस बैटरी के धन ध्रुव से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब किसी धातु के क्षण को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, तो उसे एनोड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब इसके भी कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसका चित्र बनाए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से धातु का छड़ है, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, इसको ले आकर के बैटरी के धन सिरे से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये आपका एनोड हो जाएगा। तो कैथोड और एनोड का भी भूलिएगा मत। एनोड जो होता है बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक लिख लीजिएगा विद्युत अपघटय। तो आप लिखेंगे कि ऐसे विलयन जिसमें वैद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मन ऐसा विलयन जिसके अंदर हम लोग विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, उससे वैद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं NaCl का विलयन, NaCl का विलयन। जैसे आप ले लें यहाँ पर डाल दीजिए, एकदम पानी वगैरह है, तो NaCl का विलयन, यही आपका होता है विद्युत अपघटय। रुक जाओ, लिख लेना। तो क्या कर रहा, देखो इसको चूल्हा है ना, खूब बढ़िया समझना। इस तरीके से चम्मच आकार का होता है, इस तरीके से, यही है स्पैचुला, समझ गए। इसके अंदर उसे रखा है सल्फर के कुछ टुकड़े। चलो रख दिया हमने, सल्फर के क्या रख दिया, कुछ टुकड़ा रख दिया। नीचे आपका स्प्रिट लैंप, दिया जंगा होता है ना, दिया उसी तरीके से गर्म कर रहा है। स्प्रिट लैंप से क्या किया, गर्म किया, लो ये निकल के जा रहा है। ऊपर एक उल्टा परख नली रख दिया, इस तरीके से उल्टा क्या रख दिया, परख नली। इसमें जल करके जा रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, देख रहे ना। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है, क्या याद करो, गैस की क्रिया क्या होगी। हाँ, गैस की क्रिया क्या होगी, गैस की क्रिया क्या होगी। तो लिख लेना। देखो इसमें क्या लिया है, सल्फर लिया है, तो सल्फर के लिए क्या लिखते हैं, यस। आप प्लस, जब जलाएंगे तो क्या चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, तो O2 लिख लो। आज जब क्रिया करके बनाएगा तो SO2 बनाएगा। क्या बना लिया, अच्छा जी समझो, बात सिंपल सी बात है यार। वो सल्फर लिया है, तो सल्फर किससे प्रदर्शित करता है, यस से। उसके बाद उसने क्या किया है कि सल्फर लिया और उसके बाद से उसने स्पीड टाइम से गर्म किया, यानी ऑक्सीजन लेकर गर्म किया, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। पहले आपका ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सूखे लिटमस पत्र पर या पेपर पर क्या होगा। अच्छा, सूखा लिटमस पेपर जो होता है ना, सूखा हुआ है तो किसी से क्रिया नहीं करता है, भीगा होगा तभी क्रिया करेगा या, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा कि सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोई प्रभाव सूखा है ना, कोई क्रिया ही नहीं करेगा, भीगा होगा तब ना क्रिया करेगा, ये बात आती रही। अच्छा तीसरा क्या कह रहा है? आर्द्र। आर्द्र माने जानते हो ना, आर्द्र माने भीजा हुआ। जब भीगा हुआ लिटमस पेपर हो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो भीगा हुआ लिटमस पेपर होगा, देखो सल्फर अम्ल होता है, तो अम्ल का विशेषता क्या है कि वह नीला लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। सल्फर एकदम याद रखना अम्ल है, तो अम्ल है, अब भीगा हुआ है लिटमस पेपर, तो क्या कर देगा वो? नीला को लाल कर देगा। तो लिखना ना कि आर्द्र नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलो अच्छा नंबर तो वही कह रहे संतुलित समीकरण है, तो सल्फर और ऑक्सीजन बनाएंगे तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बना लो, लिख लो इसको, यहाँ पे लिख दें। कहाँ लिखते बताओ? यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो 10 का उत्तर लिखो कि लोहे कह रहे हैं ना कि लोहे से जंग बचाने के लिए कौन कौन सी आप विधि अपना सकते हैं? लिख लो लोहे को लिखना, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। पूरा 10 क्वेश्चन तैयारी हो गया ना आपका? फर्स्ट का होगा यशदलेपन। यशदलेपन क्या होता है भाई? यशदलेपन हाँ लिख लो, लोहे के वस्तुओं पर जिंक का परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पेंट लगाकर, चलो लिख लो पेंट लगाकर। और कहते हैं ना कि जब किसी वस्तु पर हम लोग पेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तब पानी उसके ऊपर नहीं रुकता, नीचे गिर जाता है, इसलिए जंग नहीं लेता। लिख लो जब लोहे के वस्तु पर क्या करते हैं भाई? पेंट लगाता है। पेंट कौन? बढ़िया वाला पेंट लगाना। देखो खराब वाला पेंट लगाओगे ना तो 1-2 महीना के 1 साल के बाद झड़ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो जब लोहे के वस्तु पर पेंट लगा दिया जाता है तो जल आसानी से नीचे गिर जाता है और जंग नहीं लगता है, और जंग नहीं लगता है। चलो सबको तैयारी हो गई? एक और लिख लेना 3 नंबर का करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर खाए के मजे तो ग्रीस लगाकर ग्रीस लगाकर भी खाएगा तो मिलता नहीं कि तेल इतना महंगा है। ग्रीस लगाकर भी जंग से बचाया जा सकता है। चलो हो गया।